So hello and welcome to my channel. A very good morning to all of you present here. Let's start our editorial analysis for today. So the editorial which I am taking is Gang of Seven on the आप डिफेक्शन। तो यहाँ पे जो आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात करी जाएगी आज, ठीक है। इसके ऊपर ही एडिटोरियल है, वो हम देखेंगे क्या बात है और गैंग ऑफ सेवन इसे क्यों बोला है ये भी हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। पार्ट वन है डिफेक्शन। Now, what is the part of speech of defection? It is a noun. Noun है ये. What is the meaning? Leaving one political party to join another. ठीक है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेने को क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। चलिए सिनोनिम्स क्या होंगे इसका? डिजर्शन, बिट्रेयल, स्विचिंग, सेक्शन, ठीक है, सेसेक्शन, अलग होना, और डिसलॉयल्टी। स्विचिंग, बिट्रेयल, डिसर्शन, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स है किसके? डिफेक्शन के। और डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। आज ये एंटोनिम्स पे लॉयल्टी, फेथफुलनेस, वफादारी, एलिजियंस, कमिटमेंट और डिवोशन, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स ऑपोजिट डिफेक्शन के, ठीक है। नेमोनिक देखिए, डिफेक्शन का मतलब हो जाता है डी प्लस फैक्शन। डी और फैक्शन मतलब लीविंग योर फैक्शन ग्रुप। यहाँ फैक्शन को क्या बोला? ग्रुप की तरह डिनोट कर रहे हैं, तो डी और फैक्शन मतलब ग्रुप को अलग, ग्रुप से अलग हो जाना या उसे छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग? हैविंग नो पावर और इफेक्ट, कोई पावर ना होना या इफेक्ट ना होना, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, पावरलेस, इनइफेक्टिव, वीक, हेल्पलेस, इनकेपेबल। ओके, नाउ एंटोनिम्स, पावरफुल, इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, सक्षम और इन्फ्लुएंशियल, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। कमिंग टू द नेमोनिक, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? आई एम नॉट पोटेंट, मतलब मैं पावरफुल नहीं हूँ, ठीक है। ओके, देखिए इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है? हैविंग नो पावर या इफेक्ट, पावर ना होना या इफेक्ट ना होना। तो इम्पोर्टेंट कैसे, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है सेंटेंस में। इम को आई एम कर दिया है और नॉट पोटेंट मतलब नॉट पावरफुल। चलिए नेक्स्ट है अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म नाउन है ये। क्या मतलब होता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशंस फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। एडवांटेजेस उठा लेना किसके? सिचुएशंस के, किसके लिए? पर्सनल गेन्स की वजह से। सिनोनिम्स देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन, चालाकी। हिंदी मीनिंग्स भी आप देख सकते हैं याद रखने के लिए। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, सेल्फिशनेस और ग्रीड, लालच, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके? अपॉर्चुनिज्म के। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सच्चाई, फेयरनेस, एथिक्स, एल्ट्रुइज्म। ओके, चलिए निमोनिक देखते हैं। अपॉर्चुनिज्म क्या है? अपॉर्चुनिटी प्लस इज्म को बना दिया है। अपॉर्चुनिटी और इज्म दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है वर्ड को। ग्रैबिंग एवरी अपॉर्चुनिटी सेल्फिशली, ठीक है, ग्रीडी होके, सेल्फिश होके सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, ठीक है, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिज्म। नेक्स्ट है मशीनेशंस। ये देखिए, अभी क्या होता है? एक नाउन है। मीनिंग देखिए, सीक्रेट और क्लेवर प्लान्स ऑफन डिसऑनेस्ट। सीक्रेट प्लान्स या क्लेवर प्लान्स जो डिसऑनेस्ट हो, है ना, जिसमें ऑनेस्टी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट, स्कीम, इंट्रीग और स्ट्रैटेजी, रणनीति। ये देखिए सब हिंदी मीनिंग्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? मशीनेशंस का देखिए, ऑनेस्टी, ऑपोजिट्स, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, सिंप्लिसिटी और फेयर डीलिंग, ऑल विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मशीनेशंस। चलिए निमोनिक मशीनेशंस को देखिए, मशीन लाइक प्लान्स डन सीक्रेटली। इस तरह से मशीनेशंस को आप याद रख सकते हैं कि प्लान्स कैसे? मशीन लाइक, जो सीक्रेटली बनाए जाएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म क्या? एक नाउन है। व्हाट इज द मीनिंग? बिलीव दैट पीपल आर सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट। एक ऐसा बिलीव जिसमें पीपल जो है क्या करें? सेल्फिश हो और डिसऑनेस्ट हो। और सिनोनिम्स देखते हैं इसके, स्केप्टिसिज्म, ठीक है, डिस्ट्रस्ट, पेसिमिज्म, डाउट, डिसबिलीव, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स, ट्रस्ट, optimism, faith, confidence and hope, all will be the antonyms or opposites of the word cynicism. Coming to the mnemonic trick, cynicism मतलब see nothing good in others, ठीक है, दूसरों के अंदर कोई अच्छी चीज़ ना देखना, उसे हम बोलते हैं cynicism। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ब्रेजन। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग? बोल्ड एंड शेमलेस,
इसका क्या मतलब है? बोल्ड या शेमलेस। देखिए सिनोनिम्स, शेमलेस होना है ना, बोल्ड, ऑडिशियस, इंसोलेंट एंड रेकलेस, ये सब आपको याद रखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेजन एक अच्छा न्यू वर्ड है। एंटोनिम्स देखते हैं इसके, मॉडेस्ट, शाय, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल, ऑल विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रेजन। अब ब्रेजन को याद कैसे रखेंगे? ब्रास फेस, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कैसा फेस? ब्रास का। ब्रास मतलब एक मेटल होती है ना ब्रास, तो उससे उस जैसा फेस, मतलब कोई शेम नहीं है उसके अंदर, है ना। चले नेक्स्ट है कॉन्फ्लेटेड। नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड? इट इज़ अ वर्ब, और यहाँ पे अगर ईडी लगाया आप देख रहे हैं तो ये पास्ट फॉर्म है ना, कॉन्फ्लेट का पास्ट फॉर्म बन चुका है। तो कॉन्फ्लेट क्या है? वैसे वर्ब है। चलिए मीनिंग देखते हैं। कंबाइंड और मिक्स स्ट्रांगली, कंबाइन होना या मिक्स होना, स्ट्रांगली मिलाना, सक्षम, ठीक है, भ्रमित करना, भ्रमित करना, ओके। हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं याद रखने के लिए। बेसिकली इंग्लिश आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, इंग्लिश मीनिंग्स, इंग्लिश वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लेकिन हिंदी में आपको एक ट्रिक के बतौर या आपको याद रहे इजीली इसलिए दे देती हूँ, ठीक है। तो मिलाना, कंबाइंड और मिक्स रॉन्गली, गलत तरीके से मिलाना, गलत तरीके से कंबाइन होना, ठीक है, उसे बोलेंगे कॉन्फ्लेट या कॉन्फ्लेटेड। चलिए सिनोनिम्स देखें। मर्ज मिलाना, ब्लेंड, ये सब तो आपको पता ही है, कॉन्फ्यूज़, मिक्सअप, फ्यूज़ जोड़ना, ओके। चलिए कमिंग टू द एंटोनिम्स। सेपरेट, डिस्टिंग्विश, डिवाइड, आइसोलेट, डिफरेंशिएट, अंतर करना, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। अब निमोनिक देखिए। कॉन्फ्लेटेड मतलब कंफ्यूज्ड प्लस रिलेटेड, ठीक है। कॉन्फ्लेटेड को आप किस तरह याद रख सकते हैं? कंफ्यूज और रिलेटेड दोनों को मिला के। चलिए आगे देखते हैं। डेटरेंस, नेक्स्ट क्या है? डेटरेंस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। मीनिंग क्या होता है? एक्शन दैट डिस्करेजेस रॉन्ग डूइंग, कोई ऐसा एक्शन करना जिसकी वजह से डिस्करेज हो जाए रॉन्ग डूइंग के अंदर, ठीक है। रोक, रोक, रोक से आप याद रख सकते हैं डेटरेंस, ठीक है। सिनोनिम्स में आ जाइए। प्रिवेंशन, है ना, रोकथाम, डिस्करेजमेंट, हतोत्साहन, और हिंड्रेंस, बाधा, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, कंट्रोल, नियंत्रण, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। आज ये एंटोनिम्स पे। इनकरेजमेंट और प्रमोशन, support, aid, motivation, all these will be the opposite of the word deterrence। निमोनिक पे आइए। डेटरेंस का मतलब होता है डिटर, मतलब स्टॉप फियरफुली, ठीक है, स्टॉप करना कैसे? फियरफुली। नेक्स्ट इम्प्यूनिटी, इट इज़ अ नाउन। व्हाट इज द मीनिंग देन? फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से फ्रीडम मिल जाना, दंड से मुक्ति, है ना, दंड से मुक्ति ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्यूनिटी इंग्लिश में। आइए सिनोनिम्स पे। इम्यूनिटी, छूट, ठीक है, एक्सेप्शन, मुक्ति, फ्रीडम, स्वतंत्रता, privilege and protection, all these will be the synonyms of the word impunity। Coming to the antonyms now। punishment, ठीक है, accountability, liability, justice और penalty, ये सब हो जाएंगे opposites, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं निमोनिक। इम्प्यूनिटी का निमोनिक हम कैसे याद रख सकते हैं? आई एम पनिश्ड, इस तरह से इस वर्ड को ना डिवाइड कर दिया सेंटेंस में। इम का आई एम कर दिया, देखिए आई एम, और प्यूनिटी का पनिश्ड, आई एम पनिश्ड, नो, जवाब क्या आ रहा है? नो। तो इम्प्यूनिटी को आप इस सेंटेंस के थ्रू याद रख सकते हैं, और इसका मतलब भी यही होता है, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन क्या है? नाउन है। क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स और कोलैप्स। डिसइंटीग्रेशन वर्ड से आपको पढ़ने से पता लग रहा होगा कि कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या कोलैप्स करना, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। कोलैप्स, ब्रेक डाउन, फ्रेगमेंटेशन, डिके और डिसोल्यूशन, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब आ जाइए एंटोनिम्स पे। ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? अगर ये सारे ही अगर सिनोनिम्स भी देखें, इस वर्ड का मतलब भी यही होता है, सेगमेंट में करना, फ्रेगमेंट में करना, पार्ट्स डिवाइड करना। अब ऑपोजिट क्या होंगे? देखिए यूनिटी, एकता, जोड़ना, है ना, इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, कंसोलिडेशन, ऑल विल बी दिस, क्या हो जाएंगे? सारे ऑपोजिट्स हो जाएंगे डिसइंटीग्रेशन के। निमोनिक देखिए। डिसइंटीग्रेशन, डिस और इंटीग्रेट, यहाँ पे आप देखेंगे ना, डिस और इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग कर दिया डिसइंटीग्रेशन को ना, तो नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, डिस मतलब नो, नॉट, तो कोई चीज़ टुगेदर ना होना।
आ जाइए फ्रेजल वर्ब्स पे, पार्ट 2। ठीक है, टर्न अराउंड फर्स्ट क्या है, टर्न अराउंड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फिक्स प्रपोजिशंस क्या होते हैं। जिनको नहीं पता और कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, किसी को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको लगता है कि फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशंस एक जैसे हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं और आप पता कैसे लगाएंगे, ट्रिक्स क्या है इनको जानने की, तो आप प्लीज़ जाके मेरी ग्रामर की वीडियोज़ देखिए। ठीक है, पार्ट वाइज है, सारे पार्ट्स देखेंगे, पहले समझेंगे कि ये होते क्या है, उसके बाद लिस्ट को याद करेंगे और फिर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी देखेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशंस होते क्या हैं और आपको किस ट्रिक से, किस तरह से, किस मेथड से पता लगाना है इनके मीनिंग्स को और पर्टिकुलर फ्रेज को, पर्टिकुलर वर्ड को। चलिए, फर्स्ट है टर्न अराउंड। इसका क्या मतलब होता है, टू चेंज अ सिचुएशन कम्प्लीटली और रिवर्स अ डिसीजन। किसी सिचुएशन को पूरी तरह से रिवर्स कर देना, चेंज कर देना, है ना। या देखें ना, टू चेंज अ सिचुएशन कम्प्लीटली या रिवर्स अ डिसीजन, किसी डिसीजन को रिवर्स कर देना, बिल्कुल उल्टा कर देना, उसे बोलेंगे टर्न अराउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द लीडर्स टर्न अराउंड देयर अर्लियर स्टैंड ड्यूरिंग द डिबेट। ओके, बियर आउट, नेक्स्ट है बियर आउट, टू सपोर्ट और कन्फर्म समथिंग विद एविडेंस। एविडेंस के साथ सपोर्ट करना या कन्फर्म करना, उसे बोलेंगे बियर आउट। इनको भी आप नोट करते जाइए क्योंकि ये हिंदू न्यूज़पेपर से हैं, एडिटोरियल से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। और जो मैंने आपको लिस्ट में दिए हैं उसमें ये भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आ रहे हैं, ठीक है, वो भी मैंने वहाँ पे आपको दिए हैं। तो यहाँ से भी आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी आप देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बियर आउट का। रीसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स बियर आउट द वीकनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे ना एक लॉ की बात हुई है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्या होता है अभी हम सब समझेंगे, देखेंगे एडिटोरियल में। तो यहाँ पे समझ लीजिए फ्रेजल वर्ब जो यूज़ हुआ है, जो रीसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हैं बियर आउट, सपोर्ट कर रही है, कंफर्म कर रही है एविडेंस के साथ, किसकी वीकनेस, क्या चीज़ वीकनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ का वीकनेस क्या है रहा। ठीक है, पार्टीज़ के बीच में, ये सब हमें देखेंगे, अभी इसकी बात करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज ही अभी फिक्स प्रपोजिशन पे, अब यहाँ फिक्स प्रपोजिशन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू, और टू प्रपोजिशन होता है ऑब्वियसली। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रपोजिशन ज़रूरी हैं और क्या होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे, वो भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाके देखें, प्रपोजिशंस की, वो भी रिवाइज करें। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ टू है, इसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन और कंट्रोल्ड बाय अ कंडीशन। डिपेंड हो जाना किसी पे, डिपेंडेंट ऑन, या कंट्रोल करना बाय अ कंडीशन। चले, द मर्जर इज वैलिड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, कॉन्कर विद। अब कॉन्कर के साथ यहाँ लगा वो विद प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन हो गया ये। टू एग्री विद समवन और समथिंग, एग्री हो जाना है किसी के साथ या किसी के साथ या किसी के लिए, ठीक है, समथिंग या समवन। एग्जाम्पल देखें, मोस्ट मेंबर्स कॉन्कर्ड विद द डिसीजंस टेकन बाय द पार्टी लीडरशिप्स। ठीक है, कोलोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स, जो प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फ्रॉम द चेंजिंग पार्टीज। जो ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। फाइन, डिफेक्शन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ वोकैबलरी में, इसलिए वोकैबलरी में बोलती हूँ कि साथ साथ नोट भी करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे आता है, कोलोकेट कैसे करता है वो देखते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन जो है फिक्स पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा। जो एंटी डिफेक्शन है क्या है, ये फिक्स पॉलिटिकल टर्म है और ये नेचुरली कोलोकेट होता है लॉ के साथ, फॉर्मल या लीगल इंग्लिश में। जब भी हम लीगल इंग्लिश के वर्ड्स देखते हैं, टर्म्स या कीवर्ड्स देखेंगे और फॉर्मल राइटिंग देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन हमेशा लॉ के साथ आएगा। हमेशा हम एंटी डिफेक्शन लॉ ही लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है, कभी भी एंटी डिफेक्शन रूल
नहीं लिखेंगे ना बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द एंटी डिफेक्शन लॉ एम्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और इसी लॉ की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है कहाँ पे, पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। फाइन, इसका मतलब आपको पता लगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते। चलें, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है पॉपुलर मैंडेट। ये किसको रिफर करता है, देखें, टू द अथॉरिटी गिवन बाय द पीपल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। क्या मतलब है, जो हम लोग अथॉरिटी देते हैं, किसको अथॉरिटी देते हैं, लोगों को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, हम लोग देते हैं ना, हम कैसे देते हैं, इलेक्शंस के अंदर वोट डाल के। तो ये क्या होता है, पॉपुलर मैंडेट। चले, मैंडेट जो है वो कोलोकेट होगा हमेशा पॉपुलर के साथ पॉलिटिकल डिस्क्लोजर के लिए, ताकि पब्लिक सपोर्ट बताना हो। जब भी जो है पब्लिक सपोर्ट आपको लिखना है, बताना है, या आपने सुना है, पढ़ा है, तो पब्लिक सपोर्ट की जहाँ बात होगी, इंडिकेट किया जाएगा, वहाँ पे पॉपुलर मैंडेट आएगा वर्ड। और हमेशा हम यही बोलेंगे, कभी भी नॉट पब्लिक ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखें, डिफेक्शंस ऑफन गो अगेंस्ट द पॉपुलर मैंडेट गिवन बाय द वोटर्स, ठीक है। चलें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है टर्न कोट। टर्न कोट ये किसका सब्स्टिट्यूट है, देखते हैं, अ पर्सन हु सडनली चेंजेस लॉयल्टी स्पेशली इन पॉलिटिक्स, ठीक है, दल बदलने वाला। तो ऐसा पर्सन जो एकदम से अपनी लॉयल्टी जो है उसकी वो बदल दे, और ख़ास तौर से कहाँ पे, पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्न कोट। नेक्स्ट है डिफेक्टर, अ पर्सन हु लीव्स देयर पार्टी और ग्रुप टू जॉइन अनदर। एक ऐसा पर्सन जो पार्टी को छोड़ दे या ग्रुप को छोड़ दे ताकि दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सके, ठीक है, डिफेक्टर। चलें, आज ये ईडियम्स पे वेरी इंपॉर्टेंट, रीप व्हाट वन हैज़ सोन। रीप व्हाट वन हैज़ सोन, ये हम हिंदी में ही बोलते हैं, है ना, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस ओन एक्शंस। इसका मतलब होता है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये हम बहुत बोलते हैं, हमारे घरों में भी बोल देते हैं मुहावरा, या एक दूसरे को बोल देते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना। किसी पे अगर कोई बात हमें करनी है, धरनी है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस ऑन एक्शन, इसका मतलब होता है। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, द पार्टी रीप्ड व्हाट इट हैड सोन आफ्टर ईयर्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर जो घर के बड़े वगैरह होते हैं बातचीत करने में, ये वाले फ्रेज, ये वाला जो मुहावरा है, ये बोल देते हैं, तो ये आपको याद रहेगा, आसान है। नेक्स्ट है अफार क्राई फ्रॉम, ठीक है, अफार क्राई फ्रॉम मतलब बिल्कुल अलग या बहुत दूर, और पढ़ के भी लग रहा है ना कि बहुत दूर से कोई क्राई आ रही है, आवाज़ आ रही है ना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। चलिए, द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडियाज प्रॉमिस ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। चलें, जार्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी टर्म है, मैंने आपको बताया था लीगल टर्म है, तो इसलिए जार्गन्स के अंदर आया है। यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं जार्गन्स की, अ लीगल प्रोविजन दैट प्रिवेंट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, मर्जर, ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये टर्म यूज़ हुई है आज के एडिटोरियल में, इसलिए समझनी ज़रूरी है, एक पॉलिटिकल टर्म है ये भी, ठीक है, मर्जर। अब इसका क्या मतलब होता है, द कंबाइनिंग ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे से कंबाइन हो जाना, ठीक है, एज पर लीगल प्रोविजंस। कैसे, लीगल प्रोविजंस पे। चलें, दो राजनीतिक दलों का कानूनी रूप से एक होना, ठीक है, दो राजनीतिक दल हैं लेकिन कानूनी रूप से वो एक हो गए, तो मर्जर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मर्जर ऑफ द पार्टीज वॉज चैलेंज इन कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। आज ये अब जल्दी से एडिटोरियल पे इसको रीड करेंगे, सारे जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो अभी तक मैंने आपको सिखाई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए पढ़ेंगे। वो कराने का मतलब पहले यही होता है कि जो अब आर्टिकल आप पढ़ें, जो पैसेज आप पढ़ें, एडिटोरियल जो आपके सामने आए, वो आप समझ पाएँ, ठीक है, उसका आइडिया आप ले पाएँ, उसका जिस्ट आपको पता लग जाए, ठीक है, उसको समराइज़ कर पाएँ आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे आप, बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के नेम्स हैं, फार क्राई फ्रॉम देखें यहाँ पे भी आ गया है ना, और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे इसमें यूज़ हुए हुए हैं। आप इसको जल्दी से पढ़िए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, और स्किमिंग मेथड से आप इसको पढ़ेंगे, सारे वोकैबुलरी को नोट करेंगे, ठीक है, आइडिया लेंगे क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, देन आई विल डिस्कस इट विद यू। देखिए सिनेसिज्म आ गया ना, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखनी है, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और यहाँ देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको जल्दी से आप रीड आउट करें।
Okay, coming back to the editorial now, let's discuss what editor is saying. चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ की और क्यों बात हो रही है. अप्रैल 24, 2026 में क्या हुआ, 7 आउट ऑफ 10 राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, एमपीज फ्रॉम आदमी पार्टी, आप की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, सेड दे वर ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी. क्या हुआ, वहाँ के जो मेंबर्स थे 10 में से 7, उन्होंने बोला कि वो बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. द राज्यसभा चेयरमैन एक्सेप्टेड दिस एज अ मर्जर. तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट करा इस चीज़ को, एज अ मर्जर के तौर पे एक्सेप्ट करा. और हम मर्जर टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ ना, ठीक है, जार्गन्स मैंने आपको भी पढ़ाया. तो उन्होंने इस चीज़ को, जो चेंज आया ये 24 अप्रैल 2006 में, जिसमें से 10 राज्यसभा एमपी जो हैं आम आदमी पार्टी से, उसमें से 7 जो हैं कहाँ जाने का हो गया उनका, कहाँ पे रिप्लेस हुआ उनको, क्या ज्वाइन करा उन्होंने, बीजेपी पार्टी. और जो राज्यसभा के चेयरमैन है उन्होंने क्या एक्सेप्ट करा, कैसे एक्सेप्ट करा इस चीज़ को, मर्जर के तौर पे, ठीक है. अब आगे देखते हैं. आफ्टर दिस बीजेपी स्ट्रेंथ इन राज्यसभा बिकेम 113 सीट्स, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ गई बीजेपी की सीट्स की. द रूलिंग अलायंस एनडीए क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क इन द अपर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये दो नई चीज़ें देखने को आई, इस वजह से चेंजेस हुए हैं. ओके, अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पीपल मैंशनड, जो एडिटोरियल में एडिटर ने इम्पोर्टेंट पीपल को जो मेंशन किया उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन है. अरविंद केजरीवाल लीडर हैं आप पार्टी के, राघव चड्डा, संदीप पाठक और स्वाति मलिवाल, ये सब, ठीक है, यहाँ पे ये आपने नोट भी किया हुआ एडिटोरियल पढ़ते में. दीज थ्री वर सीन एज कोर रियल आप मेंबर्स while the other 4 MPs are described as opportunistic. ठीक है, ये सारे जो थे कोर मेंबर्स हैं और बाकी जो 4 MPs थे वो opportunistic थे. अब मेन इशू क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो इशू की बात कर रहे हैं एडिटर, वो बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की. द एडिटोरियल फोकस्ड ऑन द मिसयूज ऑफ द लॉ. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो लॉ बनाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज हुआ है अंडर 10th शेड्यूल के अंडर. अब यहाँ देखिए लॉ क्या कहता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको थोड़ा सा यहाँ बताया है. जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं कैन नॉट स्विच पार्टीज आफ्टर इलेक्शन. इलेक्शन के बाद वो पार्टी स्विच नहीं कर सकते, ठीक है, ये लॉ है, कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर. और बट देर इज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है इसके अंदर. इफ़ 2/3 ऑफ मेंबर्स एग्री, अगर 2/3 मेंबर्स अगर एग्री हो जाते हैं, अ पार्टी कैन मर्ज विद अनदर पार्टी. दूसरी एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से मर्ज हो सकती है, कर सकती है. तो दीज आर सम ऑफ द लॉज, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं. अब प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, एडिटोरियल क्या बात कह रहा है. दीज एमपीज डिड नॉट मर्ज द होल पार्टी. ये जो एमपीज हैं ये पूरी पार्टी को मर्ज नहीं कर रहे हैं, एज अ मर्ज नहीं हो रही है पार्टी. इंस्टीड दे इंडिविजुअली स्विच साइड. इन्होंने क्या करा है, सिर्फ इंडिविजुअली साइड्स को स्विच करा है, पूरी पार्टी को नहीं बदला, ठीक है. दे यूज द मर्जर रूल इन अ रॉन्ग वे. तो यहाँ पे जो बात की है पैसेज में एडिटर ने, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो मर्जर रूल है उन्होंने रॉन्ग तरीके से इसको इस्तेमाल किया है, इस रूल को. दिस इज कॉल्ड अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. उसे क्या बोला गया है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. चलिए अब रोल ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का क्या रोल है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2003 सेड पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इक्वल टू नहीं है लेजिस्लेचर पार्टी के, ठीक है. उन्होंने 2023 में कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था. और एमपीज अलोन कैन नॉट डिसाइड मर्जर ऑफ द होल पार्टी. एमपीज अलग से, अकेले से, अलोन डिसाइड नहीं कर सकते मर्जर ऑफ द होल पार्टी की. तो एक पार्टी दूसरी पार्टी, पूरी पार्टीज की मर्ज हो जाए ऐसा नहीं डिसाइड करेंगे, सिर्फ एमपीज, ठीक है. बट स्टिल सच डिफेक्शंस आर हैपनिंग अगेन. लेकिन ये डिफेक्शंस जो हैं बार बार देखने को मिलते हो रहे हैं. अब ओपिनियन क्या है, क्रिटिकल व्यू दिया है यहाँ पे एडिटर ने. सबसे पहले आप पार्टी का क्या है, आप जो है, आप पार्टी जो है वॉज बिल्ड ऑन अपॉर्चुनिज्म. किस पे बिल्ड हुई थी ये, अपॉर्चुनिज्म पे बिल्ड हुई थी, ठीक है, बिल्ड हुई थी. हैज़ नाउ कोलैप्स इंटरनली. और अब अगर देखा जाए तो ये पार्टी कोलैप्स होती जा रही है इंटरनली. इज फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ओन एक्शन, ठीक है. और इस जो ये देखिए, इस फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ओन एक्शन, इस पे मैंने आपको एक ईडियम भी दिया था ना, ठीक है.
आपको याद होगा। तो क्या है, ये पार्टी के बारे में बताया कि जिसने जो इसके एक्शंस की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही है और कोलैप्स हो रही है, साथ ही साथ ये जो बिल्ड करी गई थी अपॉर्चुनिटिज्म भी बिल्ड करी गई थी। अब आप बात करते हैं बीजेपी पार्टी की। एक्यूज्ड ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और एनकरेजिंग डिफेक्शन टू गेन पावर। ठीक है। अब अबाउट डिफेक्टिंग एमपीज, इसको क्या बोला गया है, टर्न कोर्ट्स। ये जो एमपीज ने अपनी सीट्स को बदला है, अपनी साइड्स को बदला है, इनको क्या बोला है, टर्न कोर्ट्स। पीपल हु चेंज साइड्स फॉर बेनिफिट्स, है ना। टर्न कोर्ट्स का मैंने आपको मतलब भी बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था ये। तो टर्न कोर्ट्स इनको क्यों बोला है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद अपनी साइड्स को चेंज कर रहे हैं, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आता। मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, और ये खुद से ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, बताई गई हैं एडिटर ने अपने पैसेज में। अब यहाँ पे कंसर्न देखते हैं, क्या बिगर कंसर्न है। रिपीटेड डिफेक्शंस, डिफेक्शंस मतलब वो कि जो चेंजिंग साइड्स हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल मेंबर्स के अंदर, ये बार बार क्यों है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए कंसर्न्स क्या है। वीकनिंग डेमोक्रेसी, इसकी वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। इग्नोरिंग वोटर्स मैंडेट, अगेन वोटर्स मैंडेट मैंने आपको बताया था क्या था, कि जो वोटर्स का भरोसा होता है ना, कि हम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो उसको इग्नोर किया जाता है ना। और मेकिंग एंटी डिफेक्शन लॉ यूजलेस, इंपॉर्टेंट का मतलब भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, इसको ऐसा बना देते हैं जैसे कि यूजलेस है ना। तो क्योंकि ये फॉलो नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली, कोर्ट्स हैव फेल्ड टू स्टॉप दिस इफेक्टिवली, और कोर्ट्स भी इसको फेल हो चुके हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो सब चीज़ें रोकी जाएँ, देखी जाएँ और इफेक्टिवली इनका यूज़ किया जाए, तो वो भी फेल हो चुके हैं। तो ये बिगर कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब की टेक अवेज देख लीजिए, जो आप देख सकते हैं एडिटोरियल से जो बताए हैं, कि 7 out of 10 आप राज्यसभा एम पीज डिफेक्टेड, बीजेपी रीच 113 सीट्स, एनडीए क्रॉस्ड मेजोरिटी इन राज्यसभा। ओके, इशू लिंक टू 10th शेड्यूल्ड लूप होल। ठीक है, लूप होल है आ गया है 10th शेड्यूल के अंदर, वो नहीं हुआ है, इशू को लिंक कर दिया गया 10th शेड्यूल से। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लैरिफाइड रूल्स 2023 में जो बताए थे, सुप्रीम कोर्ट अपने उसी रूल पे चल रही है। ठीक है, और स्टिल मिसयूज कॉन्टिन्यूज, उसके बावजूद भी जो डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉ का यूजलेस होना अभी भी जारी है और मिसयूज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें अब आप समझ गए होंगे, और आपको इसलिए भी समझ में आ गई होंगी पॉलिटिकल टर्म्स, क्योंकि मैंने आपको जार्गन्स वगैरह इस वोकैबलरी करा दी है। ठीक है, तो इसलिए वो सब समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या बात कर रहे हैं एडिटर। पॉलिटिकल आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आर्गूमेंट दे रहे हैं, क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स आर मिसयूजिंग लीगल लूप होल्स, है ना। इससे हमें पता लग ही रहा है पढ़ के समझ के कि मिसयूज कर रहे हैं लीगल लूप होल्स का। और कौन, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज भी और लीडर्स भी। साथ है द एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेलिंग, जो ये लॉ बनाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, की पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते इलेक्शन के बाद, ये फेल होता जा रहा है। डेमोक्रेसी इज बीइंग डैमेज बाय अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, और डेमोक्रेसी वो भी डैमेज हो रही है हमारी इंडिया की, कैसे, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है, तो दिस इज द होल एडिटोरियल, होल पैसेज। कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं आपको द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाउ टू रीजेंट डिफेक्शंस रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल एंड एथिकल चैलेंजेस इन गवर्नेंस। ठीक है, चलिए, तो कैसे लिखेंगे आप ये आंसर। पहले आपको डेफिनेशन देनी है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, 10th शेड्यूल के बारे में बताना है, उसकी पर्पस बताना है, स्टेबिलिटी, प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये सब आप बताएंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप बताएंगे, एनालिसिस करेंगे गवर्नेंस का, जैसे वीक इन्फोर्समेंट है, मिसयूज ऑफ मर्डर क्लॉज, और अपॉर्चुनिज्म वर्सेस पब्लिक मैंडेट। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, अपॉर्चुनिटिज्म में, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, और पब्लिक मैंडेट में। पब्लिक मैंडेट ऑब्वियसली पब्लिक जो वोट करती है, ठीक है, इलेक्शन के दौरान। उसके बाद पार्टी डिसिप्लिन वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम, देन डिलेज एंड इनकन्सिस्टेंट इंटरप्रिटेशंस। ये सब आप बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, रिसेंट आप बीजेपी राज्यसभा डिफेक्शंस जो हुए हैं अभी, ठीक है, इसी एडिटोरियल का, और पास स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्सेस ड्यू टू डिफेक्शंस। दूसरी भी जो स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी हैं, उनका भी आप डिफेक्शंस का एग्जांपल देंगे। उसके बाद आप बताएंगे हाईलाइट लूप होल्स, जो लूप होल्स आ रहे हैं, 2/3 रूल मिस यूज़ हो रहा है, रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये सब आप बताएंगे। ठीक है, और शो बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स को बताएंगे, स्टेबिलिटी वर्सेस सुप्रीम ऑफ डिसेंट।
ठीक है, सप्रेशन ऑफ डिसेंट। वे फॉरवर्ड कैसे देंगे, क्या बताएंगे उसके अंदर, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीकर, और टाइम बाउंड डिसीजंस हैं, स्ट्रॉन्गर लीगल क्लैरिटी ऑन मर्जर, कि लीगल क्लैरिटी दी जाए, स्ट्रॉन्गर लीगल क्लैरिटी किसके ऊपर, मर्जर के ऊपर। मर्जर क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सब आप बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस विद चैलेंजेस एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड ऑन हाउ लार्ज स्केल पॉलिटिकल डिफेक्शंस इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक ट्रस्ट एंड पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी इन इंडिया। ठीक है, चलें बताएं इसका कैसे लिखना है, आपको बताती हूँ मैं। डिफाइन डिफेक्शंस एंड लिंक टू डेमोक्रेटिक मैंडेट। डिफेक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, ये होते क्या है और इसका लिंक क्या है डेमोक्रेटिक मैंडेट के साथ। उसके बाद बिट्रेयल ऑफ वोटर्स मैंडेट, डेमोक्रेसी पे क्या असर हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका बताएंगे कि बिट्रेयल हो रहा है वोटर्स मैंडेट का। और पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, शिफ्टिंग अलायंसेस, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद सोसाइटल बताए, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, डेमोक्रेटिक बताएंगे पहले आप, अपनी बॉडी में क्या इश्यूज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, गवर्नेंस का क्या रोल है, फिर इकोनॉमी का बताएंगे, फिर सोसाइटी, पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम। ऑब्वियसली पब्लिक डिस्ट्रस्ट हो जाएगा ना पॉलिटिकल सिस्टम में, लोग भरोसा नहीं करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपनी पार्टीज पे, ठीक है। और एथिक्स पे क्या क्या रोल है, डिक्लाइन इन पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। चैलेंजेस बताएंगे, वीक एंटी डिफेक्शन लॉ इन्फोर्समेंट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो वीक है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स है। और पॉलिटिकल प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर डिफेक्टर्स। एग्जाम्पल देंगे, रीसेंट राज्यसभा डिफेक्शन जो अभी मैंने आपको बताया, रिपीटेड स्टेट लेवल गवर्नमेंट चेंजेस, जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है, वो भी आप बताएंगे, रिपीटेडली होती है। उसके बाद वे फॉरवर्ड देंगे, इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म्स, राइट टू रिकॉल डिबेट, स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन कमीशन रोल स्ट्रेंथन किया जाए, लीगल रिफॉर्म्स इन 10th शेड्यूल, और प्रोमोटिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, मैं और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में जिसमें डिस्कस करने के लिए आ जाए, डिस्कस तो मतलब बैलेंस एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, और चैलेंजेस इन वे फॉरवर्ड मतलब इक्वल फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आपको देने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट सी सेट का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द गिवन कंटेक्स्ट। रीड द स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द above statements is or are logically consistent with the concerns raised in the passage। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके, रीड करें। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ या मैं आपको देती हूँ, बताती हूँ, ये एक तरह से एग्जाम्पल फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मतलब कि इस वे में, इस पैटर्न, स्टाइल और टोन में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो इसको रीड करें, स्टेटमेंट्स को दोबारा से क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद मुझे परफेक्ट आंसर दें। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर है सी, 3 ओनली है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। फाइन, कमिंग टू द पार्ट 6, यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लेते हैं। थीम 1, डिफेक्शंस वर्सेस डेमोक्रेटिक मैंडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या ऐसे राइटिंग कैसे आ सकता है आप लोगों का देखें। फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल डिफेक्शंस वीकन द स्पिरिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एनालाइज करें इसको।
ठीक है। थीम 2, इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस पूछें आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में क्या है। कहाँ पे, GS2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो कैसे आएगा, द 10th शेड्यूल हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन रिसेंट टाइम्स। क्रिटिकली एग्जामिन करें, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। और आपको देखिए कभी भी ना क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि आपकी पार्टी से बीजेपी की पार्टी में साइड चेंज हो गई, पार्टीज जो है इतने MP इधर आ गए हैं बताएं, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। इस तरह से आएगा, उसमें आपको एग्जाम्पल देना है इस चीज़ का, इंडिया में कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया में ही आएगा कि इफेक्टिवनेस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ की इंडिया में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, क्वेश्चन कैसा आएगा इस थीम के ऊपर, द 10th शेड्यूल हैज फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन रीसेंट टाइम। अब आप सोचेंगे 10th शेड्यूल क्या होता है, तो मैंने आपको सब बता दिया है, और कैसे फेल हुआ है, कहाँ फेल हुआ है, ये भी बता दिया है। इसलिए यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स, स्पेशली सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल करंट अफेयर्स भी जितने भी होते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अगर 10th शेड्यूल पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन आपको करना है, तो कैसे करेंगे आप क्रिटिकल एग्जामिन, आपको ये सब बताना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए थीम 3 देखें, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी। क्या रोल है इंस्टीट्यूशन का सेफ गार्ड करने की डेमोक्रेसी। कहाँ पे, GS2 जुडिशरी के सब्जेक्ट पेपर में या फिर पार्लियामेंट और ऐसे पेपर में देख लीजिए किस तरह से आता है क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी इज की टू डेमोक्रेटिक सर्वाइवल। इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए और वर्ड्स देखिए यहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी इज की टू डेमोक्रेटिक सर्वाइवल, डेमोक्रेटिक सर्वाइवल की है ये। इवेलुएट करें, इवेलुएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब आपको बताने क्या रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आप ही बताएंगे। पार्ट 6B, MCQs. With reference to the anti-defection framework in India, consider the following statements. अगर ऐसे कोई पैसेज आपको दे दिया जाए, सिमिलर नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता आ सकता है, तो अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ पे कुछ आपको दे देते हैं पैसेज, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वैसे एडिटोरियल, तो ये आप रीड करें पहले फर्स्ट 2 एंड सेकंड, उसके बाद आप मुझे बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी द आंसर। बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड ये ठीक है, सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड मोस्ट likely not attract disqualification under the anti-defection law. Read the option and read the question again. इस तरह से क्वेश्चंस ना कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड मोस्ट लाइकली नॉट अट्रैक्ट, ठीक है, मोस्ट लाइकली नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। रीड करें स्टेटमेंट्स। What will be the answer? D. A valid merger supported by the required proportion under the 10th schedule. Okay. Question number 3. Which of the following best explains the primary objective of anti-defection laws in parliamentary democracies? अब आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में। रीड द ऑप्शन। What will be the answer? B is the right answer. Okay. Question number 4. Consider the following statements regarding institutional rules. Read the options. Which of the statements given above is or are correct? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो रिगार्ड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रोल्स को, ठीक है। रीड करें इसको और फिर मुझे बताएं A, B, C या D। What will be the right answer? कौन सा स्टेटमेंट सही है।
आंसर इज ए, ओनली सेकंड। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लॉ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स टेक्स्ट, है ना। तो टेक्स्ट जो इफेक्टिवनेस है लॉ के, सिर्फ डिपेंड हम नहीं हो सकते टेक्स्ट के ऊपर, जो लिखा गया है, लॉ लिख दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वो इफेक्टिव हो गया, नहीं। ओनली बट इट्स टेक्स्ट, जो उसका टेक्स्ट है, बट ऑल्सो ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसको कैसे लागू किया जा रहा है ना। फाइन। तो सिर्फ जो जो लॉ है उसका इफेक्टिवनेस सिर्फ टेक्स्ट तक नहीं है कि वो लिखा गया, बल्कि कहाँ है कि उसको इंटरप्रेट किया जाए, को देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, अपनाया जाए और इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, चले। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफ कंबाइंड, अगर ये सारे फैक्टर्स कंबाइन कर लिए जाएं, इज मोस्ट लाइकली टू वीकन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी इफेक्शन लॉज। रीड द क्वेश्चन अगेन, रीड द ऑप्शंस। What will be the answer? B. Ambiguous legal interpretation plus delay in adjudication. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलें पार्ट 7 पे आ जाइए। What can be inferred from the passage regarding the role of institutions in handling political defections? आपको बताना है क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो इस पैसेज से, किसके ऊपर, रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन हैंडलिंग पॉलिटिकल डिफेक्शंस। चलें जल्दी से रीड करें, मुझे बताएं। So what would be the answer? C. Institutional interpretation and enforcement can significantly influence the effectiveness of laws. Okay. Coming to the second question, vocabulary देखते हैं। Question क्या है? The word impunity in the passage means, impunity का मतलब मैंने आपको बताया भी था। impunity का क्या मतलब होता है, पैसेज के अंदर क्या बताया गया है, कैसे रिफर किया गया है। सी, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, है ना। इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब मैं वोकैबलरी पार्ट 1 में आपको करा रही थी। तो इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम किससे, पनिशमेंट से। ठीक है, तो दिस इज द होल एडिटोरियल एनालिसिस। दीज आर सम ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आरसी में पूछे जाते हैं जाएंगे अगर सिमिलर पैसेज आ जाता है। अगर लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे थीम्स आ सकती हैं, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है आरसीज की, डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, ताकि आपके करंट अफेयर्स हैं वो भी फ्रेश आउट हो जाएं, वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है, और जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, फीडबैक्स दें कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया है, कैसा लगा आपको ये क्लास, कैसा लगी सेशन। ओके, और साथ ही साथ इसको शेयर करें फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, क्योंकि आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। आरसी एग्ज़ाम में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और एक और बात ये है कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको वीडियो समझ में आती है, सेशन समझ में आते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल्सो। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एडवांस ग्रामर, वोकैबलरी वगैरह आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ, ऐसे सेशंस, ऐसे लेक्चर्स, ताकि जो है आपको इंग्लिश का सेक्शन जो है अपने एग्ज़ाम में वो ईजी लगे। ठीक है, और आपको वो सॉल्व करने में ईजी लगे, और आपको पता लग जाए कि वो पूछ क्या रहे हैं, ग्रामर के कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, कौन से रूल की बात हो रही है, वोकैबलरी क्या है। तो वो सब चीज़ें हम साइड बाय साइड कर रहे हैं, मैं आपको करा ही रही हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।